सुदेश हिचकिचाहट के साथ कहता है, आपको सच में नहीं पता आपने क्या किया है? मायाधारी सुदेश के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है। वो चुप ही बैठी रहती है। तहखाने के अंदर मायाधारी सुदेश और दिलीप से कुछ देर तक बातें करती है और थोड़ी ही देर बाद वो दोनों तहखाने के बाहर निकल जाते हैं। जब वो दोनों तहखाने से बाहर निकलते हैं तो दिलीप बहुत ही खुश था और दिलीप को खुश देखकर सुदेश भी खुश हुए जा रहा था। बाहर निकलते ही दिलीप सुदेश को ऑर्डर देते हुए कहता है, सुन सुदेश, तू समझ गया ना तुझे क्या करना है? गांव में ढिंढोरा पिटवा दे कि यक्षिणी की मौत हो गई है। ये खबर बच्चे बच्चे तक पहुंच जानी चाहिए। यक्षिणी का डर अब पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए। सुदेश हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ जीजाजी, मैं समझ गया। आप चिंता मत कीजिए, सब काम हो जाएगा। पहले मैं ये काम कर लेता हूँ, फिर शाम को मायाधारी जी और दीपा जी के वापस जाने का प्रबंध करवा देता हूँ। दिलीप सुदेश की बात से हामी भरते हुए कहता है, हाँ ठीक है। इस तरफ कछुआ, कायर और अभिमन्यु अपने कदम बंगला मुड़ा घाट की ओर बढ़ाए जा रहे थे। अभिमन्यु अपने कदम जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हुए कहता है, और तेज चलो यार, हमें जल्दी से जल्दी घाट पर पहुंचना है। पता नहीं युग किस मुसीबत में होगा, एक तो उसका फोन भी नहीं लग रहा है। कायर मुंह बनाते हुए कहता है, लगेगा कैसे? उसका फोन तो उसके कमरे में पड़ा हुआ है, वो भी पूरा डिस्चार्ज हुआ पड़ा था, मैंने देखा था। कायर और अभिमन्यु तो अपनी पूरी स्पीड के साथ आगे बढ़ रहे थे, पर कछुआ उनसे बहुत पीछे रह गया था। वो उनसे करीब 200 मीटर की दूरी पर था। कायर कछुए को आवाज लगाते हुए कहता है, क्या कर रहा है कछुए? थोड़ी जल्दी जल्दी अपने कदम आगे बढ़ा। तेरा नाम बस कछुआ है, अपने अंदर पूरे उसके गुण मत ला। सच में कछुए की चाल से मत चल। अगर इसी स्पीड से आगे बढ़ता रहा तो कल तक घाट पर पहुंचेंगे, और अभी नहीं। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, यार अब जितनी स्पीड होगी उतनी ही स्पीड से तो आगे बढ़ूंगा ना। अब मेरे पैरों में थोड़ी टायर लगे हुए हैं जो फुर्र करके घाट पर पहुंच जाऊंगा। कायर झट से कहता है, तो किसने मना किया है? लगा लेना। वैसे ही तेरा मुंह इंजन की तरह है, टायर भी लगा लेगा तो फिर पूरा गाड़ी की तरह लगेगा। कछुआ पलटकर कुछ जवाब देता उससे पहले ही अभिमन्यु उन दोनों पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करोगे? वहां पर हमारे दोस्त की जान खतरे में है और तुम दोनों की फालतू की बकवास करने में लगे हुए हो। अभिमन्यु का गुस्सा देखकर कायर और कछुआ दोनों ही चुप हो जाते हैं और अभिमन्यु से अपनी नजरें चुराने लग जाते हैं। अभिमन्यु अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, चुपचाप चलो, मुझे किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं सुनना, समझे तुम दोनों? कायर और कछुआ अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाते हैं। कुछ ही देर में वो तीनों बंगला मुड़ा घाट पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचकर वो देखते हैं कि बंगला मुड़ा घाट पर अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। ये पहली बार था जब सुबह के 7 बज गए थे, पर बंगला मुड़ा घाट पर उन तीनों के अलावा एक इंसान तक नजर नहीं आ रहा था। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, वरना इतने बजे तक घाट पर हलचल शुरू हो जाती थी। घाट पर पहुंचते ही अभिमन्यु कहता है, एक काम करते हैं, तुम दोनों ये वाले घाट पर युग को ढूंढो, मैं रोंका मुचा घाट पर जाता हूँ। युग वहां पर भी तो हो सकता है ना? एक ही वक्त पर अलग अलग जगह ढूंढेंगे तो वक्त भी बच जाएगा और युग जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। कायर अभिमन्यु की बात से सहमत होते हुए कहता है, हाँ ये सही रहेगा, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। कछुआ कायर को रोकते हुए कहता है, नहीं नहीं, तू नहीं जा सकता, मैं यहाँ पर अकेले थोड़ी ढूंढूंगा युग को। वैसे भी ये घाट दिन में भी बहुत डरावना लगता है, मैं यहाँ पर अकेले नहीं रुकने वाला। अभिमन्यु कहता है, ठीक है कायर, तू यहीं पर रुक जा, मैं ही जाता हूँ रोंका मुचा घाट पर। इतना कहकर अभिमन्यु रोंका मुचा घाट पर जाने के लिए किश्नोई नदी पार करने लग जाता है और कायर कछुआ युग को बंगला मुड़ा घाट पर ढूंढना शुरू कर देते हैं। करीब 1 घंटे तक वो युग को ढूंढते रहते हैं, पर युग उन्हें नहीं मिलता है। कछुआ युग को पुकारते हुए कहता है, युग, ओ युग, कहाँ है तू? कुछ जवाब नहीं आता है। कायर और कछुआ युग को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए थे, पर युग उन्हें कहीं नहीं मिला था। अभिमन्यु भी रोंका मुचा घाट से वापस लौट कर आ जाता है। कछुआ अभिमन्यु से पूछता है, युग मिला क्या? अभिमन्यु कछुए को घूरते हुए कहता है, कछुए, तेरी रात की अभी तक नहीं उतरी क्या? अगर युग मुझे मिलता तो वो तुझे मेरे साथ नहीं दिखता क्या? कछुआ पलटकर कुछ नहीं कहता, बस जानबूझकर और बेइज्जती ना हो इसलिए यहाँ वहां देखने लग जाता है। कायर घबराते हुए कहता है, यार युग तो यहाँ पर भी नहीं है, अब क्या करें हम? अभिमन्यु उदासी के साथ कहता है, इंतजार, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं हम।
हो सकता है वो कहीं गया हो, शाम तक वापस आ जाए। कछुआ डरते हुए कहता है, अगर शाम तक वापस नहीं आया तो? कायर गुस्सा करते हुए कहता है, अबे कछुए, कभी तो थोड़ा पॉजिटिव सोच लिया कर, हमेशा नेगेटिव ही क्यों सोचता रहता है? कछुआ कुछ कहता उससे पहले ही अभिमन्यु कहता है, कछुआ ठीक कह रहा है कायर, जिस तरह से युग लापता हुआ है मुझे भी उसकी फिक्र हो रही है। अगर शाम तक युग वापस नहीं आया तो हम उसकी लापता होने की रिपोर्ट लिखाने जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अभिमन्यु जैसे ही ये बात बोलता है अचानक से खामोशी छा जाती है। युग को लेकर डर तीनों के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। कायर, कछुआ और अभिमन्यु वापस से ग्रेवयार्ड कोठी जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाते हैं। अभी कछुआ 2-3 कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी उसे काला झाड़ी जंगल की झाड़ियों के पास कुछ दिखाई देता है। कुछ ऐसा जिसे देखकर उसके कदम अपने आप रुक जाते हैं। कछुए को रुकता हुआ देख कायर उस पर चिढ़ते हुए कहता है, कछुए, तू न सच में बहुत बड़ा आलसी है। यहाँ पर आने में भी नाटक कर रहा था और यहाँ से जाने में भी। हमें ना तुझे हमारे साथ लाना ही नहीं चाहिए था, वहीं ग्रेवयार्ड कोठी छोड़कर आ जाना चाहिए था। कछुआ खामोशी रहता है, उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। कायर मन ही मन सोचने लग जाता है, ये कछुए को क्या हो गया? वैसे तो बकवास करते रहता है और अब देखो बोलती कैसे बंद हो गई इसकी। कछुआ अपने हाथों से इशारा करते हुए कहता है, वो देखो यार, ऐसा लग रहा है जैसे वहां पर कुछ है। जिस ओर कछुए ने इशारा किया था कायर और अभिमन्यु उस ओर देखने लग जाते हैं। अभिमन्यु उस ओर गौर से देखते हुए कहता है, हाँ यार, कुछ ना कुछ तो जरूर है, चल देखते हैं। अभिमन्यु, कायर और कछुआ जब तीनों वहां पर पहुंचते हैं तो वहां का मंजर देखकर उनका दिल दहक जाता है। उन तीनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तीनों ही मंत्रमुग्ध रह गए थे। झाड़ियों के पीछे और कोई नहीं बल्कि युग था, जो कि बेहोश पड़ा हुआ था। उसके सिर पर खून जमा हुआ था। युग पूरी नग्नावस्था में था। कछुआ हकलाते हुए कहता है, ये तो युग है यार, पर ये यहाँ पर क्यों सो रहा है, वो भी बिना कपड़ों के? कायर चिढ़ते हुए कहता है, बेवकूफ, वो सो नहीं रहा है, तुझे उसके सिर पर लगी चोट नहीं दिख रही क्या? अभिमन्यु झट से युग के पास जाता है, उसका सिर अपनी गोद में रखता है और उसे उठाते हुए कहता है, युग उठ यार, तू ठीक तो है, उठ यार। अभिमन्यु युग को उठाने की कोशिश कर रहा था पर वो था कि उफ तक नहीं कर रहा था। कछुआ हिचकिचाहट के साथ कहता है, यार ये मर तो नहीं गया? अभिमन्यु युग की नब्ज चेक करते हुए कहता है, नहीं नहीं, सांसें चल रही हैं इसकी, शायद बेहोश है। एक काम करते हैं, ग्रेवयार्ड कोठी ले चलते हैं, इस हालत में हॉस्पिटल ले गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कायर अभिमन्यु से सहमत होते हुए कहता है, हाँ ये ठीक रहेगा, चलो जल्दी उठाओ इसे। कायर और अभिमन्यु युग को उठाने लग जाते हैं। कछुआ वहीं पर खड़े रहता है। वो मन ही मन सोचने लग जाता है, ये युग यहाँ पर क्या कर रहा है और उसकी ऐसी हालत कैसे हुई? दोपहर के 1 बज रहे थे और दिलीप और सुदेश जिप्सी के अंदर बैठे हुए थे। जिप्सी बल्लू काका चला रहे थे। जिप्सी में ही एक स्पीकर लगा हुआ था जिसका माइक सुदेश के पास था। गांव के सभी लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आकर खड़े हुए थे। सुदेश माइक में कहता है, यक्षिणी का अंत हो चुका है, अब किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। गांव के सभी लोग रात में किश्नोई नदी के पास जा सकते हैं, अपनी दुकानें रात तक लगा सकते हैं। अब उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। यक्षिणी को मार दिया गया है, हमें उससे मुक्ति मिल गई है। सुदेश बार बार माइक में यही सब बोले जा रहा था और ये खबर पूरे गांव को दिए जा रहा था। ये खबर सुनकर गांव के सभी लोग शॉक्ड हुए जा रहे थे। किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। सुदेश जितनी बार ये बात बोल रहा था उसे उतनी खुशी हो रही थी और उससे कहीं ज्यादा खुशी दिलीप को हो रही थी जो उसके बगल में ही बैठा हुआ था। रात हो गई थी और इस तरफ यामिनी के बाबा अपनी झोपड़ी के अंदर एक पोटली के अंदर अपने कपड़े और अपना सामान रख रहे थे। वो बहुत जल्दी में थे और घबराए हुए भी लग रहे थे। डर उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। झोपड़ी के अंदर खामोशी छाई हुई थी। वो महक जो यामिनी के वहां पर होने से होती थी, ना ही उस झोपड़ी के अंदर वो महक थी और ना ही वो रौनक। यामिनी के बाबा अपनी पोटली के अंदर अपना सामान रखते हुए कहते हैं, मुझे जल्दी निकल जाना चाहिए यहाँ से, वरना वो मुझे भी मार देगा। उसने यामिनी को भी मार दिया, वो मुझे भी मार देगा। यही बस बड़बड़ाते हुए यामिनी के बाबा अपना सामान पैक ही कर रहे थे कि तभी उनकी नजर उस मछली के जाल पर पड़ती है जिससे यामिनी मछली पकड़ने जाया करती थी। उसे देखकर यामिनी के बाबा भावुक हो जाते हैं।
उनकी आंखें नम हो जाती हैं। यामिनी के बाबा उस मछली के जाल को छूते हुए कहते हैं, मेरी यामिनी, उस जानवर ने मेरी यामिनी को मार दिया। मेरे लिए उसने अपनी जान दे दी। सारी गलती मेरी ही है। मुझे उसे उस जानवर के पास अकेले नहीं भेजना चाहिए था। मुझे उसके साथ जाना चाहिए था। मुझे पता होना चाहिए था वो जानवर बहुत खूंखार है, मेरी यामिनी को भी मार सकता है। इतना कहकर यामिनी के बाबा की आंखों में से आंसू बहने लग जाते हैं। यामिनी के बाबा रो ही रहे थे कि तभी जंगली जानवर की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही यामिनी के बाबा वो आवाज सुनते हैं, उनके हाथ पैर कांप जाते हैं। वो जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपना सामान पैक करने लग जाते हैं। कुछ ही देर में यामिनी के बाबा अपना सामान एक पोटली के अंदर पैक कर लेते हैं। यामिनी के बाबा पोटली को अपनी पीठ पर टांगते हैं, अपने हाथ में सहारे के लिए डंडा पकड़ते हैं और पूरी झोपड़ी के चारों तरफ नजर घुमाने लग जाते हैं। यामिनी के बाबा अपनी झोपड़ी को देखते हुए कहते हैं, मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि एक दिन ये दिन आएगा कि मुझे मेरी झोपड़ी छोड़नी पड़ेगी। ये कोई झोपड़ी नहीं है, ये मेरे लिए मेरा महल थी। इसके साथ कितनी यादें जुड़ी हुई हैं मेरी, पर मुझे आज ना चाहते हुए भी ये झोपड़ी छोड़नी पड़ेगी, सिर्फ उस जानवर के कारण। यामिनी के बाबा की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। यामिनी के बाबा उस झोपड़ी से बाहर निकल जाते हैं। वो झोपड़ी तनिस और सूखी हुई लकड़ियों बांस से बनाई गई थी। यामिनी के बाबा अपनी धोती में से माचिस निकालते हैं, उसे जलाते हैं और अपने हाथों से अपनी झोपड़ी में आग लगा देते हैं। आसमान को छूती लंबी लंबी आग की लपटें यामिनी के बाबा की आंखों में दिखने लग गई थी। यामिनी के बाबा के अंदर बदले की आग भड़कने लग गई थी। यामिनी के बाबा प्रतिशोध की आग में कहते हैं, मुझे लगा था मेरी यामिनी मुझे मुक्ति दिला देगी, पर वो बेचारी तो पहले ही मेरे लिए शहीद हो गई। अब मुझे अपनी मुक्ति का दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। पहले मुझे मुक्ति पानी होगी, तभी मैं उससे बदला ले सकूंगा। यामिनी के बाबा जलती हुई आग के अंदर अपना सीधा हाथ कलाई तक घुसा देते हैं। उनके हाथ में आग लगने लग गई थी और वो जलने लग गया था। यामिनी के बाबा के चेहरे पर तड़प तो थी, पर वो दर्द से कराह नहीं रहे थे। उनकी आंखों में एक तेज था। यामिनी के बाबा आग के अंदर ही अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, एक यक्ष अपना बदला कभी नहीं भूलता है, वो अपना बदला लेकर ही रहता है। ये यक्ष आज यहाँ से जा तो रहा है, पर लौट कर वापस जरूर आएगा, यामिनी की मौत का बदला लेने के लिए। यामिनी नहीं, एक यक्षिणी की मौत का बदला लेने के लिए। इतना कहकर यामिनी के बाबा अपना हाथ आग में से निकाल लेते हैं। उनका हाथ हथेली तक पूरा जल चुका था, जिसकी चमड़ी जल चुकी थी और लाल हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था यामिनी के बाबा ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो यामिनी की मौत को कभी भुला न पाए। जब जब वो अपने हाथ को देखें, उसे देखकर उन्हें यामिनी की मौत याद आ जाए और साथ ही ये भी याद आ जाए कि उन्हें बदला लेना है उससे जिसने यामिनी को मारा था। यामिनी नहीं, यक्षिणी को मारा था। उन्हें यक्षिणी की मौत का बदला लेना था। यामिनी के बाबा वहां से जाने लग जाते हैं और जलती हुई झोपड़ी की आग की लपटें आसमान में दूर तक जाती रहती हैं और काले बादलों के साथ जाकर मिल जाती हैं।